हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हमको पता है कि एटॉमिक मॉडल चल रहे थे, थॉमसन रदरफोर्ड का एटॉमिक हमने पूरा किया था और क्लास का एंड किया था द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की 3 कमियां मैंने आपको बताई थी। उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया 1912 में, 1912 के अंदर रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को पूरा करने के लिए जो मॉडल प्रस्तुत किया गया वो किया गया था सर नील्स बोर के द्वारा। और कब किया गया? 1912 में। और आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अब ये कोई अलग से मॉडल नहीं है, ये सिर्फ जो ड्रॉबैक थी ना, जो कमियां थी किसकी? रदरफोर्ड की, उनको पूरा करेंगे ये। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है रदरफोर्ड की पहली कमी को लेकर। और पहली कमी क्या थी रदरफोर्ड मॉडल की? कि नाभिक के चारों ओर कक्षाएं कितनी होती है और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखो नाभिक के चारों तरफ जो कोष या जो कक्षाएं होती है उनको शेल कहते हैं। कोष या जो कक्षाएं होती है वो कितनी होती है? के एल एम एन, के एल एम एन ओ पी क्यू आगे तक चलती है, लेकिन हमें कहाँ तक याद करना है? 4 तक। के एल एम एन, के का मतलब है पहली क्लास, के का मतलब पहली क्लास, एल का मतलब दूसरी क्लास, एम का मतलब तीसरी क्लास, ठीक है, और एन का मतलब चौथी क्लास। तो पहली कमी पूरी कर दी नील्स बोर ने कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं बनी हुई हैं उनको हम के एल एम एन नाम से संबोधित करते हैं। के पहली क्लास कहलाती है, एल दूसरी, एम तीसरी और एन चौथी क्लास। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब इन क्लासों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो देखो एक ही कमी है। सेकंड पॉइंट इस बात को लेकर है, पॉइंट चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, इसी का सेकंड पॉइंट कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसके लिए नील्स बोर ने एक फॉर्मूला दिया था और वो फॉर्मूला था 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, जहां पर n क्या है? कोष की संख्या। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर n का मान डालते जाओ। देखो n का मान ये रहा ना, 1 2 3 4। अगर आपको पहली क्लास के लिए इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना है तो n बराबर 1 डाल के निकाल लो, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। n का मान डालते जाओ और एवरी क्लास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन करते जाओ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट या पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, फॉर्मूला आपको दे रखा है ऊपर 2n स्क्वायर। तो n कितना ले रखा है? पहली कक्षा, तो n बराबर 1, यहाँ पर डालो 2 1 का स्क्वायर 2 1 इंटू 1 कितना आया? 2। अभी जो सर्कल बनाया ना मैंने, इस 2 का मतलब है इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दूसरी कक्षा के लिए अगर आप निकालोगे, सेकंड क्लास के लिए आप क्या निकालोगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो करना क्या है? n का मान कितना डालोगे इस बार? 2। n का मान 2। तो देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 2 और 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आया? 8। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही तीसरी कक्षा के लिए, थर्ड क्लास के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो n इक्वल 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट इन वैल्यू ऑफ 3 इन 2n स्क्वायर। तो 2n की वैल्यू कितनी है? 3, 2 इजकल टू 3 इजकल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आया? 18। ये लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 18 इन क्लास ऑफ थर्ड, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के नंबर 18 है। ऐसा ही आप चौथी कक्षा के लिए निकालो।
फोर्थ क्लास के लिए, फोर्थ क्लास के लिए डिफाइन करना आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू कितनी लेनी है, 4 लेनी है। इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो तो 2 और 4 का स्क्वायर, 2 × 4 × 4 16 दूनी 32। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए चौथी कक्षा में, 32। ये लो, बात समझ में आ गई होगी। कक्षाएं तो कितनी होती है, 4 KLMN। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन। और ये हमने कौन से फॉर्मूले से निकाला है, 2n²। ये लो, पहली कमी तो पूरी कर दी नील्स बोर ने किसकी, रदरफोर्ड की, कि नाभिक के चारों ओर जो स्थायी वर्ताकार कक्षाएं हैं वो क्रमशः KLMN यानी कि 1 2 3 4 होती है। पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी क्लास में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी क्लास में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कमी तो खत्म। अब देखो जो सेकंड कमी थी, और सेकंड कमी कौन सी थी, रदरफोर्ड से क्या पूछा गया था कि कोई भी आवेशित कण किसी वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो उसकी ऊर्जा में कमी आनी चाहिए और वो बीच में आकर गिर जाना चाहिए। ये बात इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई हुई थी। इलेक्ट्रॉन भी आवेशित कण है, वृत्ताकार कक्षाओं पर घूम रहा है, तो धीरे धीरे ऊर्जा में कमी आनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन नाभिक में आके गिर जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एटम ब्लास्ट हो जाता है। तो क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं गिर रहा, क्यों एटम ब्लास्ट नहीं हो रहा, वो भी देख लो एक बार। देखो दूसरी कमी कैसे पूरी की नील्स बोर ने, सुनो ध्यान से। ये नाभिक ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा, और इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी कमी क्या थी कि इलेक्ट्रॉन घूमते 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 इसमें गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे मैं आपको कहूँ कि जब से दुनिया बनी है ये धरती भी तो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो धरती घूम रही है तो धरती की ऊर्जा में भी क्या आनी चाहिए, कमी आनी चाहिए। और कमी आनी चाहिए तो या तो धरती सूर्य में घुस जानी चाहिए या फिर सूर्य से बहुत दूर चली जानी चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा ना तो एक भी नहीं बचना है, सीधी सी बात है। लेकिन पृथ्वी, जब से पृथ्वी बनी है तब से वो रेगुलर ईमानदारी से घूम रही है, तो उसके बल में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। वो तो सूर्य में नहीं घुस रही या सूर्य से निकल कर तो नहीं, सूर्य के साथ जो कक्षा बनी है उससे निकल कर दूर तो नहीं भाग रही। कोई ना कोई लॉजिक तो है, वो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से। तो सुनो ध्यान से, ये नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन, तो ये चीज नोटिस करना, नाभिक हमेशा इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगाती है। मतलब नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखती है हमेशा। नाभिक का बल लगता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, और उस बल को बोलते हैं नाभिकीय आकर्षण बल। नाभिकीय आकर्षण बल, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, नाभिक बल लगा रही है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, हमेशा अपनी तरफ खींच के रखती है। तभी तो इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं है एटम से, क्योंकि नाभिक की पकड़ होती है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, या इसको एक नाम से और बोल सकते हो आप, किसी भी वर्ताकार गोले में केंद्र बिंदु की तरफ लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभी मतलब अंदर की ओर, सेंटर पॉइंट पर लगने वाले बल को कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। आप इसको नाभिकीय आकर्षण बल भी बोल सकते हो या अभिकेंद्रीय बल। अब बताओ ये बल किसके ऊपर लग रहा है, झट से आंसर आएगा सर इलेक्ट्रॉन पर। लगा कौन रहा है, नाभिक, तो फिर तो इलेक्ट्रॉन तो आ जाना चाहिए। अगर आप किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहे हो तो वो चीज तो डेफिनेटली किसकी तरफ आएगी, आपकी तरफ। तो फिर इलेक्ट्रॉन पर जब नाभिक बल लगा रही है, इतना जबरदस्त फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आ रहा।
अब तो डेफिनेटली नाभिक में इलेक्ट्रॉन आ जाना चाहिए, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अपने माइंड से निकाल दो कि इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक में आ सकता, नहीं आ सकता। आ गया तो एटम खत्म, सीधी सी बात है। हाँ, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो आप, लेकिन इलेक्ट्रॉन को कभी भी नाभिक में नहीं लाया जा सकता। बोलोगे क्यों नहीं लाया जा सकता? क्यों नहीं ला सकते? इलेक्ट्रॉन पर तो फोर्स भी लग रहा है, और इलेक्ट्रॉन तो NF लग रहा है, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अभी केंद्रीय बल लग रहा है, तो क्यों नहीं ला सकते? वो इसलिए नहीं ला सकते, देखो एक बल तो लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, और वो लगा रहा है नाभिक। अब आप ये भी नोटिस कर लो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, मतलब घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से भी एक बल पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गति के कारण भी एक बल पैदा होता है, और वो बल कहलाता है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय मतलब सेंटर पॉइंट की तरफ लगने वाला बल, अपकेंद्रीय मतलब परिधि की तरफ लगने वाला बल। जो बल बाहर की तरफ लगता है ना, वो अपकेंद्रीय होता है, जो अंदर की तरफ लगता है ना, वो कौन सा बल होता है? अभिकेंद्रीय। तो देखो, अभिकेंद्रीय बल तो लगा रहा है नाभिक, और अपकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण पैदा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के जैसे आता ना, कोई चीज घुमाने की आती है, आप उसको बल दे देते हो तो वो घूर्णन गति के कारण उसमें एक बल लग जाता है और वो घूमती रहती है, जैसे लट्टू की गति। ठीक है, तो घूर्णन गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गति के कारण यहाँ पर भी एक बल पैदा हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल की दिशा बाहर की तरफ है, अभिकेंद्रीय बल की दिशा अंदर की तरफ है। अब आप सोचो, एक बल बाहर लग रहा है, एक बल अंदर लग रहा है, तो वो जो चीज है ना, वो अपनी जगह पर रहेगी। अगर उसको अंदर खींचने की कोशिश करेंगे तो बाहर वाला बल उसको बाहर लेके जाएगा, तो बाहर भी खींची जा रही है और अंदर भी खींची जा रही है। मान लो मैं किसी कमरे के गेट पर खड़ा हूँ, बिल्कुल ठीक है, मेरे को अंदर खींचा जा रहा है और मेरे को बाहर भी खींचा जा रहा है, लेकिन अंदर जो बल लग रहा है वो भी मान लो 20 न्यूटन लग रहा है, बाहर जो बल लग रहा है वो भी 20 न्यूटन। तो मैं कमरे के अंदर जाऊंगा, नहीं जा सकता ना, कमरे के बाहर जाऊंगा, नहीं जा सकता ना, मतलब मैं अपनी जगह पे रुक गया। अगर दोनों बल बराबर हो तो, और ये दोनों बल बराबर है, अब केंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, ये बेचारा इलेक्ट्रॉन फंस गया, एक बल तो लग रहा है बाहर, एक बल लग रहा है अंदर, कहीं नहीं जाएगा। दोनों बल, मान लो ये भी 10 न्यूटन बल लग रहा है और ये भी 10 न्यूटन बल लग रहा है, तो ये 10 ने 10 को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। मतलब ये चीज़ एज इट इज ऐसे कैसे रहेगी यहाँ पर, ना तो इसको बाहर ले जाया जा सकता, ना ही अंदर लाया जा सकता। लेकिन एक केस हो सकता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है अपकेंद्रीय बल बढ़ाकर, और बाहर कैसे? हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन को नाभिक में नहीं लाया जा सकता, नहीं लाया जा सकता, नहीं लाया जा सकता। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता, बाहर कैसे? आप एक्सटर्नल फोर्स देकर, बाहर से बल लगाकर। बाहर से बल, जैसे मान लो आपको किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो बैटरी से जोड़ दो, बैटरी से वोल्ट बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। या उस मेटल के ऊपर फोटोन डाल दो, सनलाइट डाल दो, इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित हो जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन इस बल को नहीं बढ़ाया जा सकता ना, नाभिक के अंदर तो कोई जा नहीं सकता, नाभिक के अंदर कोई जाएगा नहीं, तो अभिकेंद्रीय बल नहीं बढ़ सकता। हाँ, अगर अभिकेंद्रीय बल बढ़ा दो तो इलेक्ट्रॉन अंदर आ सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है और हो भी नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ यूनिवर्स ऐसा हो भी नहीं सकता, ब्रह्मांड के नियम के अनुसार। ये लो, अब तो बात समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, फिर भी ये न्यूक्लियस में नहीं आके गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर दो बल काम करते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल, और ये दोनों बल इलेक्ट्रॉन को अपनी ही जगह पर एडजस्ट रखते हैं, इक्वली कंसंट्रेशन में फोर्स लगाकर। समझ में आ गई बात? तो ऐसे एक्सप्लेन किया था नील्स बोर ने रदरफोर्ड की सेकंड कमी को। ठीक है, अब इसकी तीसरी कमी क्या है उसको भी पूरा कर लेते हैं। देखो तीसरी कमी क्या है। सुनना ध्यान से। तीसरी कमी यह थी कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न कोश से उच्च कोश में जाता है, ये क्लास है, पहली से दूसरी में गया, पहली से
तीसरी में, और पहली से चौथी में, पहली से पांचवी में। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च क्लास से निम्न में आता है, ये देखो आ रहा है, तो यहां पर तो ऊर्जा का क्या हो रहा है, अवशोषण। ये पहले वाली क्लास में हो चुकी है बात। यहां पर ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, उत्सर्जन। और ये ऊर्जा के क्या बन रहे हैं, स्पेक्ट्रम। ऊर्जा के क्या बन रहे हैं, स्पेक्ट्रम। लेकिन कमी ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न कोश से उच्च कोश में जाता है तब ऊर्जा का अवशोषण करता है, उच्च कोश से निम्न कोश में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और जो ऊर्जा के स्पेक्ट्रम बनते हैं वो स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम नहीं बनते हैं। सतत स्पेक्ट्रम ना बनकर कैसे स्पेक्ट्रम बनते हैं, रेखिक स्पेक्ट्रम। कैसे, ऐसे। ये देखो ऐसे स्पेक्ट्रम बनते हैं, जबकि ऐसे बनने चाहिए, और बन कैसे रहे हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम तो कैसा है, ये तो है रेखिक, और ये स्पेक्ट्रम कैसा है, सतत। तो कमी यही थी, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कोश से उच्च कोश में तथा उच्च कोश से निम्न कोश में आता है तो क्रमशः ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण और उत्सर्जन। और जो स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन होता है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसकी जगह पर लीनियर स्पेक्ट्रम बन जाता है, रेखिक स्पेक्ट्रम बन जाता है। ऐसा क्यों, तो रदरफोर्ड तो हो गए थे फेल, उसके बाद आए नील्स बोर अंकल। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि तो देखो नील्स बोर के पास भी इसका जवाब नहीं था, नील्स बोर के पास भी इसका जवाब नहीं था। नील्स बोर ने तो हेल्प ली थी किसकी, प्लांक और क्वांटम की। देखो ये एक्सप्लेन किया था प्लैंक एंड क्वांटम, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम थ्योरी दी थी, हायर क्लास में पढ़ोगे आप। प्लांक और क्वांटम ये कहते हैं कि ऊर्जा कभी भी लगातार नहीं आती है, ऊर्जा हमेशा छोटे छोटे बंडलों में आती है। मतलब इस प्रकृति में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, सन है, सूर्य है। प्रकृति का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, और ये मान लो ये अर्थ है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पहुंचती है ऐसे, ये किरणें जा रही है। तो प्लांक और क्वांटम एनर्जी के लिए जिन्होंने इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वो ये कहते हैं कि सूर्य से जब किरणें पृथ्वी के ऊपर पहुंचती है तो किरणें कभी भी लगातार नहीं जाती। मतलब ऊर्जा की विकिरणें कभी भी लगातार नहीं जाती, वो छोटे छोटे बंडल्स के रूप में जाती है, वो छोटे छोटे बंडल्स के रूप में जाती है। ये देखो ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, और इन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को क्या बोला जाता है, फोटोन या क्वांटा। फोटोन या क्वांटा, क्या बोला मैं, प्लांक क्वांटम क्या बोलते हैं, तो प्लांक क्वांटम ये कह रहे हैं कि जो एनर्जी है, चाहे एनर्जी किसी भी सोर्स से आ रही हो, बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, एलईडी हो, या सनलाइट हो, या किसी अन्य प्रकार की लाइट हो, ऊर्जा कभी भी लगातार नहीं जाती है। ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में जाती है, और वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल क्या कहलाते हैं, फोटोन या क्वांटा, रेगुलर नहीं आती। तब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सूर्य जैसे इतने बड़े विशाल स्रोत से एनर्जी सीधी नहीं आ रही, एनर्जी लगातार नहीं आ रही, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लगातार कैसे जा सकती है, इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम सतत कैसे बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऊर्जा लगातार जाती ही नहीं, ऊर्जा हमेशा छोटे छोटे बंडल के रूप में जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटोन या क्वांटा कहते हैं। ठीक है, और एक ये भी फोटोन है, ये भी फोटोन, ये भी फोटोन, ये भी फोटोन, ये भी फोटोन। तब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन के लिए सतत स्पेक्ट्रम ना बनकर रेखिक स्पेक्ट्रम इसलिए बन रहा है, इसका सटीक आंसर यही है कि ऊर्जा कभी भी सतत रूप से फ्लो नहीं करती, ऊर्जा कभी भी लगातार रूप से प्रवाहित नहीं होती, ऊर्जा हमेशा छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है, और उन ऊर्जा के छोटे बंडलों को फोटोन या क्वांटम कहते हैं। इसलिए यहाँ पर स्पेक्ट्रम सतत नहीं मिल रहा था, स्पेक्ट्रम कैसा मिल रहा था,
रेखिक मिल रहा था। ये एक्सप्लेन कर दिया था किसने? प्लैंक और क्वांटम ने सनलाइट से। ठीक है, तो ये नील्स बोर की कमियां, सॉरी रदरफोर्ड की कमियां पूरी कर दी किसने? नील्स बोर ने। देखो नील्स बोर ने एक पॉइंट और बताया था, और वो जो पॉइंट है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, फिर भी थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। नील्स बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2 संख्या के पूर्ण गुणज होते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, अभी तो आपको समझ में आएगी नहीं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।